नमस्कार बंधुओं, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में स्वागत करते हैं और हम आपके आभारी हैं कि आपका समुचित सहयोग हमारे चैनल को मिल रहा है। और आज हम कुछ ऐसी ऋण से संबंधित योगों के विषय में बात करेंगे कि ऋण के लिए ज्योतिष में स्थान और ग्रहों की क्या भूमिका होती है। और जीवन में तो ऋण का मतलब ही बोझ होता है, और जो आदमी ऋणग्रस्त होता है उसको अनेकानेक मानसिक तनाव, आर्थिक उलझने और ये सब चीज़ों का सामना क्यों करना पड़ता है, और इससे उबरने के लिए, इससे निकलने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इन पर ही आज की ये चर्चा और ये वीडियो बन रहा है। सर्वप्रथम अगर कुंडली के दृष्टिकोण से इस पर हम विचार करेंगे तो धन भाव, छठा भाव, आठवां भाव और व्यय भाव, ये धन से संबंधित और ऋण किस कारण से होता है, ये भी इन्हीं भावों की इसमें भूमिका रहती है। दूसरा, ग्रहों को देखते हैं कि कौन सा ग्रह इसके लिए कारक होता है, किससे क्या लाभ होता है और इससे क्या क्षति होती है। तो पहली बात तो धन भाव का स्वामी अगर कुंडली में जो ग्रह रहता है उस पर हम विचार करेंगे कि अगर धन भाव का स्वामी जो ग्रह है वो अपने भाव से कहाँ बैठा है, अपने भाव से वो छठे भाव में आके स्थित हो गया है, तो निश्चित रूप से उसके अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं का हर समय कुछ न कुछ सामना करते रहना पड़ेगा। धन भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में आ गया है तो अकस्मात क्षति, घटना, दुर्घटना के कारण से, अपनी स्वयं की लापरवाही के कारण से धन क्षति का योग बनता है और उसके पश्चात फिर ऋण की स्थिति उसके सामने उत्पन्न हो जाती है। धन भाव का स्वामी अगर व्यय स्थान में चला गया है तो आदमी अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं कर पाता है और जाने अनजाने बहुत अधिक व्यय होने के कारण से उसकी आर्थिक स्थितियां प्रभावित हो जाती हैं। इसमें सबसे ऋण का मुख्य कारण छठा भाव होता है। अगर छठे भाव का स्वामी पीड़ित हो जाए, पापक ग्रहों से युक्त हो जाए, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर ऋण किसी न किसी रूप में आना ही आना है और बहुत लंबे समय तक उसको ऋणग्रस्त रहना पड़ता है। तो ये हम पहले विचार करेंगे किसी विद्वान ज्योतिषी से या ज्योतिष के कार्य करने वालों के सामने अपनी कुंडली रखें, और अगर आपकी जो समस्या है आर्थिक पक्ष पे उस पे उनके विचार को लें कि कौन सा भाव आपका सबसे ज़्यादा बाधित है। तो अगर छठा भाव आपका बहुत बाधित है तो पहले उस ग्रह को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी चीज़, ग्रहों की दृष्टियों के कारण से अगर ये घटना दुर्घटना चल रही है, दशा अंतर्दशा के कारण से आपके ऋण की संभावनाएं बन रही हैं, तो किस ग्रह के कारण से वो ऋण आपके सामने उपस्थित हो रहा है, उसका निदान और उससे बचाव के रास्ते आपको अपनाने चाहिए। और धन कारक ग्रहों की स्थिति में धन भाव का जो स्वामी ग्रह होता है वो धन का कारक होता है। स्थायी रूप से बृहस्पति और मंगल ये धन और संपत्ति के कारक होते हैं। किंचित रूप से अगर कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, वो कर्क राशि में है, अपने नीच राशि में है, अपने शत्रुओं की राशि में स्थित है, या लग्न कुंडली में वो अष्टम भाव में चला गया है, व्यय भाव में चला गया है, तो आर्थिक स्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं होने पाती हैं। कहीं से भी किसी भी परिश्रम के द्वारा धन आएगा, लेकिन पुनः उसके नष्ट होने की संभावनाएं सामने उपस्थित हो जाती हैं। तो मूल रूप से
एक तो छोटे छोटे आचरण और व्यवहार से आप अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करें। उसमें बृहस्पति ग्रह की आराधना, उपचार, बृहस्पति का दान, ये भी आर्थिक पक्षों के लिए आपको लाभ पहुंचाएगा। और आपकी कुंडली में जो धन भाव का स्वामी है, उस ग्रह से भी संबंधित जो है, आप निश्चित रूप से जो भी रत्न है, दान है, जप है, पूजा है, पाठ है, ये समय समय पे कराते रहें। लेकिन ऋण के मुख्य कारक ग्रह जो मंगल है, उसके लिए आपको विधिवत अनुष्ठान, पूजा, उपाय, उपचार निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर आप ऋण से ग्रस्त हैं तो सबसे पहले मंगलवार का व्रत आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, और उसमें जो उसके विधि विधान शास्त्रोक्त बताए गए हैं, उनके अनुसार आप मंगल के व्रत को प्रारंभ करिए। और घर में एक मंगल यंत्र जो तांबे में निर्मित हो, उसको ले आके अपने पूजा स्थान पे लाल वस्त्र के ऊपर उसको स्थापित करें। स्थापित करने के साथ नियमित रूप से उसको रोली, अक्षत ये चढ़ाएं, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाएं। और एक बहुत सरलतम स्तोत्र की श्रेणी में आता है ऋण हरता मंगल स्तोत्र। तो ऋण हरता मंगल स्तोत्र जो है, ऋण मोचक मंगल स्तोत्र, लगभग दोनों समान ही हैं। तो इनका नियमित पाठ करना शुरू करें। नियमित अगर आप नहीं कर सकते हैं तो वैसी स्थिति में मंगलवार को आप इसका पाठ अवश्य करें। और कुछ छोटे छोटे मंत्र ऋण विमोचन के लिए गणेश जी के भी हैं, वो भी उपलब्ध हैं, उनका भी आप जप कर सकते हैं। और मंगल ग्रह का जप है, उसको आप सुन लें और लिख लें। ओम अंगारकाय नमः। ओम अंगारकाय नमः। इसका जो है आप लाल चंदन की माला से नियमित रूप से आप इसका जप करना शुरू कर दें। इसके अलावा एक और भी उपाय है जो ऋण कम करने में बहुत सहायक होता है, वो है गन्ने का रस। गन्ने का रस अगर आपके आसपास उपलब्ध हो, अन्यथा गुड़ को ही जल में घोल के और उसको छान के प्रत्येक मंगलवार को शंकर जी के ऊपर चढ़ाने का क्रम प्रारंभ करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनको जब आप अपने व्यवहार में लाएंगे तो निश्चित रूप से ऋण से आपको मुक्ति मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा कुछ लक्ष्मी जी के प्रसन्न करने के लिए जो भी आप नियम कर सकते हैं, पूजन पाठ कर सकते हैं, सावधानी रख सकते हैं, उसको भी अवश्य रखें। एक तो जहाँ कमल पुष्प हो, बेलपत्र हो, या पूजा के लिए जो पुष्प रखे जाए, उसको कभी लांघना नहीं चाहिए। स्नान करते हुए निर्वस्त्र होकर स्नान करने से भी लक्ष्मी का हास होता है और ऋण व्यक्ति के ऊपर चढ़ता है। तो वस्त्र धारण करके ही स्नान करने का क्रम रखना चाहिए। पैरों को आपस में रगड़ रगड़ के साफ नहीं करना चाहिए, इससे भी ऋण बढ़ता है और घर के अंदर कलह भी उत्पन्न होता है। सायंकाल के समय कभी भी अपने व्यावसायिक संस्थान में, जिसको गोधूली का टाइम बोलते हैं, व्यावसायिक संस्थान में झाड़ू या घर में भी झाड़ू इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। इनके अलावा जो हमारे शास्त्रों में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव और अतिथि देवो भव, तो जो अतिथि देवो भव की स्थिति कही गई है, तो अपने घर आए हुए अतिथियों का आप यथासंभव अवश्य स्वागत करें और उनकी सेवा में, उनके सम्मान में जो भी आपसे संभव हो, ये करने से भी आदमी ऋण से मुक्ति पाता है। शुक्रवार को
खीर इत्यादि बना के लक्ष्मी जी को भोग लगाना घर में संपन्नता और आर्थिक वृद्धि का कारण होता है। तो इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका अगर आप ध्यान रखते हैं, इनको व्यवहार में लाते हैं, तो आप ऋण मुक्त होंगे। और ऋण मुक्त होना प्रसन्नता सूचक और वृद्धि सूचक दोनों है। इन्हीं छोटी बातों के संग हम आपसे आज विदा लेते हैं। जय विश्वनाथ, जय विश्वनाथ।